15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1947 का दिन भारत आजाद हो चुका था। आजादी के बाद भारत की अनेकों समस्याएं थीं और उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए, उन समस्याओं से ओवरकम करने के लिए जो नई सरकार चुन के आई थी यानी कि भारत सरकार, वो भारत सरकार आइडियली आजकल के डेमोक्रेटिक मॉडल पे चुन के नहीं आई थी। वो एक आइडियोलॉजिकल लोगों का या प्रिंसिपल्ड लोगों का एक समूह था, प्रिंसिपल्ड लोगों का। और उन लोगों ने लंबे समय तक डिबेट किया था कि भारत को आज़ादी के बाद किस दिशा में ले जाना है और किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, जिसकी वजह से उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल चूज किया था। आइडियली जो उनका उद्देश्य था वो तो ये था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के मामले में समाजवाद के कुछ अच्छे विचारों को, जैसे कि वेलफेयर, पीपल का डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन में सरकारी निवेश, इनके माध्यम से, और कुछ पूंजीवाद के कुछ अच्छे विचारों को जैसे कंपटीशन और प्राइस डिटर्मिनेशन में मार्केट के रोल को रिकॉग्नाइज करते हुए इत्यादि, इन चीजों के साथ एक समाजवाद और पूंजीवाद के मिश्रण को उन्होंने अपने मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में इंप्लीमेंट किया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में इंप्लीमेंट किया था। लेकिन असल में हुआ क्या? असल में भारत में समाजवाद के अच्छे विचारों की जगह समाजवाद के कुछ उन तत्वों को और पूंजीवाद के उन तत्वों को चाहे तो नहीं कह सकते, अनचाहे कारणों से एडॉप्ट कर लिया। जैसे कि समाजवाद के जो अनचाहे कारण होते हैं वो ये कि क्रोनिक सोशलिज्म, मतलब ये कि गवर्नमेंट और बिजनेस का नेक्सस, जिसकी वजह से भारत में कंपटीशन कभी आ ही नहीं पाया। और जो पूंजीवाद की बुराइयां थी वो क्या थी? क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसमें कि जो थोड़े बहुत पूंजीपति थे उनका ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस से एक नेक्सस था, जिसकी वजह से लाइसेंसिंग का फायदा किसी और को नहीं मिल पाया, बल्कि कुछ अमीरों के पास ही लाइसेंस रहे। और इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बुरे दौर से गुजरी। कब से कब तक? 1947 से लेकर 1991 तक। आइडियली बीच में मैडम गांधी ने थोड़े से रिफॉर्म के प्रयास करे थे 1967 में। राजीव गांधी जी ने बाद में जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे 1986 से 89 के बीच में, वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं रहे। तो आज एलपीजी रिफॉर्म के इस सेशन में हम देखेंगे कि इंडिया ने अपने सुधारों को किस तरह से लागू किया और कहां कमी रह गई, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इन सभी चीजों के बैकग्राउंड में आज हम लोग समझेंगे उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन जिसे आप बोलते हैं, वैश्वीकरण जिसको आप बोलते हैं, वैश्वीकरण। इन तीनों चीजों के आलोक में आज की सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अभी कहाँ पे हैं, ये यूनिट 5 अगर आप देख पा रहे हैं तो अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, जिसमें हम डेवलपमेंटल इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अभी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज़ादी के बाद से लेकर और वर्तमान तक की अर्थव्यवस्था किस तरह से चली। फिर हम इसी में और गवर्नमेंट के सुधारों को पढ़ेंगे, खासतौर से 2004-5 के बाद वालों को, 2014 के बाद वालों को, वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उनको, और भविष्य की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ तक उसके साथ उसका अनुकरण कर सकते हैं, हम इन चीजों को समझेंगे। तो यूनिट 5 थोड़ा लंबा चलेगा, सो बी पेशेंट। और इकोनॉमी में पूरे 100+ लेक्चर आएंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिनके दिमाग में ये है कि अच्छा 40 लेक्चर में इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, 50 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, प्लीज डू नॉट वॉच, आपका टाइम वेस्ट होगा। 100 लेक्चर, 90 से 100 लेक्चर करीब आएंगे और ये 7 के 7 यूनिट पूरे खत्म किए जाएंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में मिला के बोल रहा हूँ, ये A to Z इसमें आएगा। और पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होगा ये आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा। हमेशा का मतलब कि 2024 के प्रीलिम तक ये सारे प्रोग्राम फ्री रहेंगे, ठीक है।
तो आप लोग इनको देखते रहिए और डेली का डेली नोट्स बनाइए, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करिए। आप जानते हैं कि इकोनॉमी में यूपीएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर जरा भी आपको डाउट है तो एक बार आप यहाँ देख लीजिए। ये प्रीलिम में इकोनॉमी का वेट है, ये मेंस में इकोनॉमी का वेट है। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक भी बंदा या बंदी नहीं जानते होंगे जिनका साइंस टेक इकोनॉमी और एनवायरनमेंट मजबूत हो, जिनका कि साइंस टेक एनवायरनमेंट और इकोनॉमी मजबूत हो। साइंस टेक एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी मजबूत हो और उसका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको, नॉट इवन सिंगल, नॉट इवन सिंगल। इसलिए मैं बोलता हूं बस 3 सब्जेक्ट को मजबूत करो, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। आपका प्री का गेट वे खुल जाएगा, मेंस में आपकी लगभग आधी तैयारी हो चुकेगी एंड यू विल बी ब्लेस्ड। सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे आज के बैकग्राउंड को और किन परिस्थितियों में सुधार लागू किए गए, उसके पहले की क्या परिस्थितियां थी, सारी चीजें समझेंगे। एक एक बार थोड़ा सा आप इनका इंट्रोडक्शन ले लीजिए। आप हैं जेंटलमैन वीपी सिंह जी, ठीक है, एंड आप हैं बलिया के मुखर, बलिया के मुखर चंद्रशेखर, एंड आप है राव साहब। ये सभी भारत के प्रधानमंत्री रहे कभी न कभी, इसलिए हम इन लोगों के बैकग्राउंड के साथ समझेंगे कि किस तरह इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ी और खास तौर पे 1991 के आसपास की क्या परिस्थितियां थीं, किन परिस्थितियों में हमें अपने एलपीजी रिफॉर्म को लागू करने का मौका मिला। घटनाओं का कालक्रम यह कहता है कि 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990, एक साल से कुछ कम का समय होता है। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जो कि जनता दल की ओर से प्रधानमंत्री थे और मधु दंडवते फाइनेंस मिनिस्टर थे। 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर ये जनता दल की ओर से प्राइम मिनिस्टर बने और इस समय यशवंत सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर बने। चंद्रशेखर जी ने 6 मार्च 1991 को तब इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन फिर भी वो जबकि 6 मार्च 1991 को इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद 21 जून यानी कि और करीब 2.5 महीने के आसपास 1991 तक कार्यवाहक रूप में वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्हें बजट पेश करने का मौका नहीं दिया गया। 1991 का बजट पेश, आइडियली ये बजट आ जाना चाहिए फरवरी मार्च में, उस समय का तो उस समय मार्च में आता था तो मार्च में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो न सका। मार्च में बजट पेश कर न सके, उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे लेकिन उन्हें बजट पेश करने नहीं दिया गया क्योंकि उनकी सरकार गिर गई थी, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 21 जून ये तारीख महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर राव, श्री नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना बजट पेश किया। ये 1991 का बजट था। 1991 में जैसे कि मैंने पीछे बताया कि चंद्रशेखर जी अपना बजट पेश नहीं कर पाए थे क्योंकि कांग्रेस के दबाव के चलते पहले तो बजट नहीं पेश कर पाए, बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन भी वापस ले लिया। फिर जब कांग्रेस की सरकार आती है, 21 जून को राव साहब शपथ लेते हैं, तो इन्हीं के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। वित्त मंत्री कौन होते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया। लेकिन ये 2 तारीखें पहले देखो, 21 जून 91 और 24 जुलाई 91, बीच में करीब 34 डेज या 33 डेज कह सकते हो, 33 दिन बनते हैं। इन 33 दिनों में भारत सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म लागू करे, बहुत सारे रिफॉर्म लागू करें। इन्हीं रिफॉर्म्स को लेजिटिमेट शेप मिला 1991 के बजट में, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। अब पहले तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग एलपीजी रिफॉर्म कहते किसे हैं, व्हाट आर एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है, हम लोग इन बिंदुओं में से ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं कुछ परिभाषाओं के साथ। पहले समझ लेते हैं आखिर परिभाषाएं क्या कहते हैं। उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या होता है। इसको ना वैश्वीकरण इकोनॉमी में कहना चाहिए। ठीक है, वैश्वीकरण कहना चाहिए, भूमंडलीकरण भी ठीक है। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि निजी व्यवसाय यानी कि
प्राइवेट सेक्टर पर प्रतिबंधों को कम करना या हटाना। एकदम क्लियर कट रहिएगा, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए ये उदारीकरण होता क्या है, व्हाट आर प्राइवेटाइजेशन, तो क्लियरली यू शुड स्टेट, आपको सीधे सीधे बोलना चाहिए कि इट सिंपली मीन्स रिडक्शन ऑफ द कंडीशंस, वीकनिंग ऑफ द कंडीशंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर। किसी भी तरह के प्रतिबंधों को कम करना या हटाना अपने आप में उदारीकरण है। तो निजीकरण क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है? देखो, प्राइवेट सेक्टर से अगर आप किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों को कम करते हो तो ये उदारीकरण है, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जब है जब स्वामित्व निजी हाथों में जाए, जब स्वामित्व निजी हाथों में जाए। मान लीजिए कि एक कंपनी है, इस कंपनी में इतना शेयर प्राइवेट सेक्टर का है, बाकी गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट इतना सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दे, इतना परसेंटेज, मान लेते हैं ये 15% था, ये 35% है, इतना और दे देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, तो हम बोलेंगे ये प्राइवेटाइजेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने करीब करीब आधा जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। तो प्राइवेटाइजेशन का सीधे मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट 1% भी अपना शेयर प्राइवेट सेक्टर को देती है, यानी कि निजी हाथों में देती है, तो ये प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है। व्हाट आर वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण? वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम, चारों चीजें। देखो, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम, इन चारों चीजों का अगर अंतरराष्ट्रीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवाह सुनिश्चित किया कैसे जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवाह को सुनिश्चित करने का तरीका है कि आप नेशनल बाउंड्रीज को इंटरनेशनल गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर के लिए ओपन करें, तो इसे हम वैश्वीकरण कहेंगे। वाइस वर्सा होना चाहिए कायदे से। एक देश बस ऐसा करेगा तो ठीक नहीं होगा, दूसरे देशों को भी इस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए, तब जाके प्राइवेटाइजेशन अपने आप में या वैश्वीकरण अपने आप में, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण अपने आप में सक्सेसफुल हो पाता है। क्या पृष्ठभूमि थी? थोड़ा और एक कदम पीछे चलते हैं, जो अभी हमने थोड़ा बैकग्राउंड देखे हैं उससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको पता है 1984 में एंटी सिख राइट हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि पता ही है, मैडम गांधी की हत्या हुई थी, मैडम इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, और उसी के विरोध के फलस्वरूप सुनियोजित या अनियोजित, जो भी आप कह लीजिए, जो भी सच्चाई है, इसके बारे में कोई तटस्थ सत्य नहीं है, और जो भी है वो यहाँ बोला नहीं जा सकता। तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एंटी सिख राइट शुरू किए, और उसके बाद राजीव गांधी पावर में आते हैं। राजीव गांधी पावर में आते हैं 1984 से 89 के बीच में। राजीव गांधी जी ने लाइसेंस की कठोरता को कम करने के लिए 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, कहने का मतलब कि 85 के बाद 86, 87, 88 और 89 के सालों में कुछ सुधार लागू करे। क्यों लागू करे? लाइसेंस राज की कठोरता को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं लिखा, कम करने के लिए लिखा है। ठीक है। जैसे कि लाइसेंस में छूट देने, आयात प्रतिबंधों को कम करने, और निर्यात प्रोत्साहन यानी कि सब्सिडी को की शुरुआत करने के लिए। इन तीन बातों को प्रीलिम के लिए याद रखो। अगर ये आपसे प्रीलिम को पूछा जाए कि एलपीजी रिफॉर्म के होने से पहले कौन कौन से कदम भारत सरकार के वो लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, तो उसमें एक तो था कि लाइसेंस में छूट देना, आयात प्रतिबंधों को कम करना, और निर्यात प्रोत्साहनों को शुरू करना। हालांकि ये परिवर्तन मामूली थे। क्यों मामूली थे? क्योंकि लाइसेंस में छूट देने का मतलब कुछ अमाउंट में कम किया गया था बस, या अमाउंट में कुछ चेंज किया गया था। कहने का मतलब ये है कि जो फाइन थी उनको कम किया गया, और जो प्रोडक्शन क्वांटिटीज थी उनको बढ़ाने की कुछ परमिशंस दी गई, जिसके लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ये था। एग्जैक्टली ये नहीं था कि हाँ इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी लाइसेंस के नियमों से बाहर हो गई, ऐसा नहीं है। बस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर कोई बिजनेस पहले 20 करोड़ तक का लाइसेंस रखता है, तो हो सकता है अब उसे 100 करोड़ तक का प्रोडक्शन का लाइसेंस मिल जाए बिना लाइसेंस लिए। ऐसा बोल सकते हो कि मतलब उसको 100 करोड़ तक का लाइसेंस नहीं लेना।
या 100 करोड़ तक का प्रोडक्शन वो कर सकता है बिना किसी अतिरिक्त लाइसेंस के। इस तरह के कुछ छूट दिए गए थे, लेकिन वो बहुत मामूली थे। लेकिन निश्चित रूप से इसने भारत को 1980 के दशक में जीडीपी ग्रोथ में थोड़ी हेल्प करी, क्योंकि उससे पहले की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो एवरेज 3.5% के आसपास थे। कब से कब तक? 1947 से लेकर 1980 तक क्या ग्रोथ रेट थे? 3.5%। इसके बाद राजीव गांधी जी के टाइम में 5.5% की ग्रोथ रेट आई, जिसको कि उस समय उच्च विकास दर कहा गया। ठीक है, और पिछले 3 दशकों से जो 3.5% का निम्न ग्रोथ रेट था, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट नाम दिया गया था। किसने नाम दिया था? कमेंट करके बताओ। हमने लास्ट सेक्शन में इसमें U5L4 में इसको जिक्र किया था। किसने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था? कमेंट करके बताओ। 1980 के दशक की शुरुआत तक सरकार राजकोषीय अपव्यय यानी कि फिजूल खर्ची में लिप्त होने लगी। 80 के दशक के उत्तरार्ध में व्यापार, देखो ये शुरुआत का मतलब 1981-82, इस समय सरकार फिजूल खर्ची, अभी फिजूल खर्ची कई सारे वेलफेयर स्कीम थे, तो कई सारे उनके मिसयूजेस थे। मिसयूज को आप फिजूल खर्ची कह सकते हो, वेलफेयर स्कीम्स को आप फिजूल खर्ची नहीं कह सकते। ठीक है, 1980 के दशक के उत्तरार्ध में व्यापार के मोर्चे में भारी घाटा था। तब 80 के दशक के उत्तरार्ध में, मतलब कि 1985 के बाद, 85 के बाद व्यापार के मोर्चे में काफी घाटा था, क्योंकि आयात निर्यात की तुलना में लगभग दोगुना था। क्या? आयात निर्यात की तुलना में लगभग दोगुना था। निर्यात आयात का करीब 55% था। निर्यात आय आयात का केवल 55% था। मतलब हम अगर 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो हमको एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है वो 55 रुपए आते हैं केवल। मतलब कि अगर हम इसे सालाना आंकड़ा ले लें, अपने टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को परसेंटेज की दृष्टि से अगर देखना हो तो हम उसे 100 रुपए मानते हैं। तो अगर हम 100 रुपए का इंपोर्ट करते हैं तो केवल 55 रुपए का एक्सपोर्ट कर पाते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि 45 रुपए या 45% का ट्रेड डेफिसिट हम गेन कर रहे थे। जी इसका मतलब है 45 रुपए 100 के सामने 45% का ट्रेड डेफिसिट हम गेन कर रहे थे। 80 के दशक के अंत तक इन सभी ने भारत को अधिक से अधिक अल्पकालिक उधारी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अल्पकालिक उधारी का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? कमजोर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, वीक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। 2018 में इसी से क्वेश्चन आया था। 2018 में इसी से क्वेश्चन आया था, वीक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से 2018 में क्वेश्चन आया था। व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स? तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्या है। राजकोषीय नीति, चालू खाता नीति और मुद्रास्फीति नीति को हम मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कहते हैं। बात यह है कि कमजोर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का क्या मतलब हुआ, तो उसके लिए हमें पूरा डेटा लेना पड़ेगा। राजकोषीय नीति जब आपकी घाटे की हो, चालू खाता आपका घाटे का हो और मुद्रास्फीति उच्च हो, तो हम इसे कमजोर बोलते हैं। क्या? मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। अब उसका प्रमाण देने के लिए आपको अगर मेंस में आंसर लिखना हो तो आपको ये नंबर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े नंबर्स इकोनॉमी में थोड़े थोड़े डेटा याद रखने पड़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा याद करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन थोड़े थोड़े डेटा आपको याद करने पड़ेंगे। उससे आपके प्रीलिम के क्वेश्चन सही होंगे और मेंस में आंसर लिखने में आप एक सटीक उत्तर लिख पाओगे। तो राजकोषीय घाटा कितना था? 8.4%। चालू खाता घाटा कितना था? 3.1%। और मुद्रास्फीति कितना थी? 17%। अच्छा, एक और मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से, बाहरी ऋण हमारा बहुत उच्च था। मतलब हम विदेशों से बहुत ज्यादा उधार में, कर्ज में दबे थे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कमजोर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जिसने भुगतान संतुलन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया।
भुगतान संतुलन में दबाव बनाने का मतलब ये कि जो विदेश के देश थे, जैसे तेल के मामले में इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, मशीनों के नाम में चाइना, रूस, अमेरिका, ये सब, या पश्चिमी यूरोप, ये सब भारत में दबाव बना रहे थे। किस बात का दबाव बना रहे थे? कि हमारा पैसा पे करो, आपके पास पैसा देने के लिए फॉरेक्स नहीं है। फॉरेक्स क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं तो आप पीछे वाले लेक्चर देख लो। फॉरेक्स नहीं है तो हम फिर आपको सामान नहीं देंगे, तो एक तरीके से सामान देने में धमकी देते थे। ठीक है, इन परिस्थितियों को हम बोलते हैं भुगतान संतुलन पर दबाव या वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट, कमजोर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये परिस्थितियां थी 1991 के पहले। अब आर्थिक स्थिति जो 1991 के समय थी वो 3 कारणों से कमजोर थी। 3 कारणों से कमजोर थी। अल्पावधि ऋण, शॉर्ट टर्म बारोइंग, लगभग $6 बिलियन था। अब देखो 6 बिलियन से तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। उसके लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि जिसमें $2 बिलियन हर 24 घंटे की दर से बढ़ रहा था, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर 24 घंटे में $2 बिलियन का बर्डन हमारे ऊपर बढ़ रहा है। बर्डन हमारे ऊपर बढ़ रहा है। एनआरआई जमा में तेजी से धन निकाला जाने लगा। ये एनआरआई जमा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भारत के लोग, जैसे आपके मामा, आपके चाचा, आपके ताया जी, ये विदेश में रहते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, तो उन्होंने भारत में एक खाता स्टेट बैंक में या आईसीआईसीआई बैंक में या किसी एचडीएफसी बैंक में या किसी भारत की बैंक में, पीएनबी में, किसी भारत की बैंक में अगर वो पैसा जमा करते हैं तो उसे हम एनआरआई जमा कहते हैं, और वो अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, अगर आपके मामा, चाचा, ताया जी आपको खर्च के लिए पैसा भेजते हैं तो क्या वो एनआरआई जमा कहलाएगा? उत्तर है नहीं। उसे हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस। ठीक है, हम अभी एनआरआई जमा के बारे में बात करेंगे कि जो भारत के लोग बाहर रहते हैं और उन्होंने अपने किसी भारतीय खाते में पैसा जमा कर रखा है, तो वो पैसा वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। देखो, उन्होंने धन डॉलर में जमा किया होगा, वो भारत में उसका डिनोमिनेशन डॉलर में हो सकता था, रुपए में भी जमा कर सकते हैं। जून 1991 तक विदेशी मुद्रा भंडार $1 बिलियन तक गिर गया, जो 2 हफ्तों के लिए। देखो, ये जो बात की लाइन है ना, ये इंपैक्ट के बारे में बात करती है, और ये आपको यही समझ में आएगा। नंबर आपको नहीं समझ में आएंगे कि 2 बिलियन या 3 बिलियन का क्या है, क्योंकि 2023 के हिसाब से आप सोचोगे तो आप ये सोच सकते हो 1 ही बिलियन तो था। 91 में 1 बिलियन बहुत ज्यादा था, आज के लिए भले वो 1 ही बिलियन तो लगता है, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा। इंपैक्ट वाली बात पे देखो, जो 2 हफ्तों के आयात को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मतलब उस समय $1 बिलियन इतना पैसा होता था कि उससे 2 हफ्तों के लिए करीब करीब आयात किया जा सकता था, या उससे कम के लिए। बट 2 हफ्तों का इंपोर्ट कवर, आयात का वित्त पोषण 2 हफ्तों से कम के लिए, ये अपने आप में एक बुरी दशा है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी देश का फॉरेक्स कितना होना चाहिए? कम से कम वो 9 महीने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। 9 महीने के लिए सफिशिएंट होगा। फिर से सुनो, किसी देश का फॉरेक्स कितना होना चाहिए, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार कितना होना चाहिए। इसे अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार मानेंगे, उसे मानेंगे जो 9 महीने तक इंपोर्ट कवर या आयात को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त। तो 9 महीने तक अगर हो तो पर्याप्त है। हमारा तो 2 हफ्तों का भी नहीं था। इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अगर फील हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट करो कि फील नहीं हुआ तो दोबारा हम फील करा देंगे, ठीक है। नहीं तो आप रट्टा मारोगे। जो आप फील करते हो वो रट्टा नहीं मारते, जो आप मेमोरी में ठूसने की कोशिश करते हो वो आप रट्टा मारते हो। तो ठूसो नहीं, महसूस करो और समझो, है ना। और क्या अन्य तात्कालिक परिस्थितियां थी, जरा इस पॉइंट पे देखो। और ये कुछ तात्कालिक परिस्थितियां थी। तात्कालिक मतलब समझते हो ना कि सालों दर साल भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कमजोर है, लेकिन कुछ त्वरित फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आप निर्णय लेने के लिए बाध्य होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपको अपने पड़ोसी पे गुस्सा तो हमेशा से आता है, लेकिन एक दिन उसने अपनी छत से आपकी तरफ पानी फेंक दिया
और बस इस वजह से आपने निकाले अपने कट्टे और धाएं धाएं मारा। ठीक है, चलिए समझते हैं। कुवैत पर इराकी आक्रमण। इराक कुवैत वार हुई, जिस पर एक फिल्म बनी है एयरलिफ्ट। ठीक है, एयरलिफ्ट फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे भारतीयों को भारत में लाया गया। जो भारत के लोग वहां जॉब करते थे उन्हें भारत कैसे लाया गया, उनको एयरलिफ्ट करने की जो कोशिश थी उसी पर एयरलिफ्ट फिल्म बनी है। और यह परिस्थिति कब की घटित है? कुवैत पर जब इराक ने आक्रमण कर दिया और तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ गया। मध्य पूर्व मतलब मिडिल ईस्ट। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट एक ज्योग्राफिक लोकेशन है, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। मिडिल ईस्ट एक ज्योग्राफिक लोकेशन है जिसके तहत खाड़ी के देश, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया ये सब आते हैं, यमन, ओमन ये सब आते हैं। ठीक है, तो पूर्व की खाड़ी के देशों में भारत का निर्यात होता था किन चीजों का? कृषि वाले सामानों का और कुछ साबुन तेल का, इन चीजों का निर्यात होता था। तो ये निर्यात जो है वो गिर गया। अब जब निर्यात गिरा तो हमारे पास जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको पे करने के लिए फॉरेक्स और कम हो गया। हमने भी ऊपर देखा ना कि हमारे पास 2 हफ्ते का पेमेंट करने के लिए भी फॉरेक्स नहीं बचा था। भारत की अंतरराष्ट्रीय साख क्रेडिट, जिसे आप सॉवरेन रेटिंग भी कहते हो, तेजी से गिर गई। अंतरराष्ट्रीय साख का को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने नजदीक की किराने वाली दुकान से हर रोज कुछ न कुछ उधार लेते हो, लेकिन आपके नजदीक वाले किराने के दुकानदार को ये पता है कि आप पैसा दे पाने में लगभग विफल रहने वाले हो, तो वो आपको दूध, साबुन, तेल, चीनी, खाने पीने की जो वस्तुएं देने से मना करने लगता है और धमकाता भी है कि नहीं नहीं तुम तो गरीब हो, तुम पैसा नहीं पे कर पाओगे, हम तुमको सामान नहीं देंगे। अंतरराष्ट्रीय स्थिति में भाषा भले ये ना हो, इसका तत्व यही होता है कि विदेश के जो दूसरे देश हैं या जो विदेश हैं कहना चाहिए, वो भारत को सामान देने के लिए, भारत को पैसा देने के लिए उसमें संकोच महसूस करते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि भारत ये पैसा वापस कर पाएगा। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि भारत की सॉवरेन रेटिंग में तेजी से गिरावट आई। ठीक है, जिसमें विदेशों में ऋण जुटाना मुश्किल हो गया। अरे आपको कौन उधार देगा, क्योंकि आपको आपकी साख खराब है, आपके बारे में लोगों की ये राय है कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये मैं आपकी बात कर रहा था, भारत की नहीं। यहां पे तो भारत की यही दशा थी। ठीक है, लेकिन अगर चाहे आपकी दशा हो चाहे भारत की, अगर आपकी साख खराब हो ना समाज में या विदेश में या देश में, तो आपको पैसा कोई नहीं देता। और ऐसी परिस्थिति में इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज छपती है, कब? 2 जुलाई 1991 को, और यह बोलता है कि रूपी तेजी से गिर गया, शार्प डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ठीक है, अब उस समय का डेटा थोड़ा थोड़ा ही जानना है, सब कुछ नहीं याद रखना, इसलिए इन डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, इधर ध्यान मत दो। ठीक है, बट ये समझ लो कि रूपी में तेजी से गिरावट हुई 2 जुलाई 1991 का। तब इंडियन एक्सप्रेस ऐसा आता था और इसमें ये न्यूज इस तरह से कुछ छपी थी। चलिए, अब इस नाजुक परिस्थिति में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। फिर से मैंने बोला कि ये 2 तारीखें महत्वपूर्ण हैं। 21 जून 1991 जब राव साहब ने शपथ ली और नई कांग्रेस सरकार आई, और दूसरी तारीख 24 जुलाई 1991 जब उस समय के वित्त मंत्री यानी कि मनमोहन सिंह जी ने अपना बजट पेश किया। पहली बात तो आप ये समझो कि जब यहाँ पे कांग्रेस पावर में आती है 21 जून 91 को, और यहां से लेकर आने वाले करीब 33 दिनों के बीच में कांग्रेस ने कई सारे रिफॉर्म, सरकार ने कई सारे रिफॉर्म लागू करे ऑर्डिनेंस के माध्यम से, और कई सारे रिफॉर्म जो नहीं लागू हो पाए थे वो बजट में जो 24 जुलाई 1991 को पेश किया जाना था सब लिखे गए, सब दर्ज किए गए। कौन कौन से? जो रिफॉर्म ऑर्डिनेंस से आए वो, और जो रिफॉर्म लागू करना था वो, दोनों तरह के रिफॉर्म्स को बजट में जगह मिली। और 24 जुलाई 1991 के बजट में मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक सुधार लागू करे। ठीक है,
आर्थिक सुधार 3 दिशाओं में किए गए, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, इससे पहले आर्थिक सुधारों की और कोशिश की गई? आपने ये देखा कि राजीव गांधी जी के टाइम में कुछ आर्थिक सुधारों की कोशिश की गई क्या? बीच में जो जनता सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की जो सरकार थी, क्या इसने कुछ सुधार लागू किए? तो उसके लिए कोशिश की गई थी, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट से पहले सुधारों का एक खाका तैयार किया गया था, बजट से पहले ही, जिसे यशवंत सिन्हा 1991 के बजट में पेश करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बलिया के मुखर चंद्रशेखर को कोई बजट पेश करने की अनुमति दी ही नहीं गई, तो उनके वित्त मंत्री बजट पेश कर ही नहीं सके। और उसके पीछे रीजन कौन थी? कांग्रेस ने बजट पेश नहीं होने दिया। ऐसी परिस्थितियों में जब वो बजट पेश नहीं हो सका तो 91 का बजट पेश किया गया 24 जुलाई को। अदरवाइज इसे मार्च 1991 में पेश होना था, जिसके लिए यशवंत सिन्हा जी लगभग तैयार थे। हाँ, हो सकता है कि उसका स्वरूप इससे कुछ अलग हो सकता था, वो अच्छा होता कि बुरा होता, अब वो अतीत की कल्पना मात्र है, क्योंकि वो यथार्थ में कभी लागू हो नहीं सका। तो हम लोग उसे सिर्फ ऐतिहासिक अनुभव के तौर पर कभी पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। तो सुधारों का खाका पहले तैयार किया गया था, बट डॉक्टर सिंह ने अपने हिसाब से 24 जुलाई 1991 को भारत में आर्थिक सुधार लागू किए अपने बजट के माध्यम से। अब ये आर्थिक सुधार 3 दिशाओं में थे। ये 3 दिशाएं कौन है? 1, 2, 3। पहला, लाइसेंस, परमिट सिस्टम और नियंत्रण की जटिल व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगर ये लिख के आए आपके क्वेश्चन में प्रीलिम में तो ये कथन सही है। अब ध्यान से सुनना, यूपीएससी भाषा में कैसे खेलती है। कि लाइसेंस को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, नो। परमिट सिस्टम को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, नो। नियंत्रण को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, एक और नो। ये बात ध्यान रखना, पूरी तरह नहीं समाप्त किया गया। लाइसेंस की कुछ आवश्यकताएं बची थी, लेकिन वो इतनी सीमित थी कि उसको एक अगर कहा जाए कि लाइसेंस समाप्त कर दिया गया, ओके, सही है। परमिट समाप्त कर दिया गया, सही है। नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, सही है। आर्थिक गतिविधि के लगभग हर क्षेत्र में उत्पादन के साधनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रसार के राज्य के स्वामित्व के झुकाव वाले पूर्वाग्रह को उलट दिया गया। मतलब क्या? मतलब प्राइवेटाइजेशन। मतलब ये कि सार्वजनिक क्षेत्र में, या ये कहने का मतलब है कि जिन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में गवर्नमेंट का नियंत्रण ज्यादा था, या जिनका झुकाव समाजवादी व्यवस्था के कारण या समाजवादी झुकाव के कारण पब्लिक सेक्टर की ओर ज्यादा था, पब्लिक सेक्टर जिनको आप CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे यू लिख दो तो यूनिट कहते हैं, पर ज्यादा था, उसको उलट दिया गया कानून के माध्यम से कि अब से पब्लिक सेक्टर को प्रेफरेंस देना और पब्लिक सेक्टर के नियंत्रण में किसी इंडस्ट्री को रखना कम कर दिया जाएगा और धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। इसे हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। पहला वाला पॉइंट देखो, लाइसेंस, परमिट, नियंत्रण, ये तीनों बिंदु लिबरलाइजेशन है। इनको कम करना या खत्म करना लिबरलाइजेशन है, यानी कि उदारीकरण। उदारीकरण समझ में आया? इसी शब्द में सारा क्रक्स छिपा है। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण के अंतर्गत 3 शब्दों पे ध्यान देना, लाइसेंस राज को कम करना या खत्म करना, परमिट सिस्टम को कम करना या खत्म करना, और नियंत्रण को। व्यापार पर नियंत्रण किस तरह के होते हैं कि आप इतने नंबर ऑफ कारों से ज्यादा उत्पादन नहीं करोगे, आप अपनी कारों को इन क्षेत्रों के बाहर कहीं बेच नहीं सकते, आप किसी प्रदेश में सिर्फ इतनी नंबर ऑफ कारें बेच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये सब नियंत्रण ही तो है। आपको अपना उत्पादन तंत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी निश्चित क्षेत्र में ही लगाने की परमिशन होगी, या किसी निश्चित क्षेत्र में आप सिर्फ इतने ही उत्पादन के या प्लांट लगा सकते हैं या फैक्ट्री लगा सकते हैं। ये सब नियंत्रण ही तो है। तो इन चीजों को कम करना या खत्म करना उदारीकरण है, भारत में खत्म कर दिया गया। ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण क्या है? निजीकरण का मतलब यह होता है कि
पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियों की के स्वामित्व को धीरे धीरे कम करना और उसका सरकारी झुकाव कम करके उसको निजी हाथों में देने की कवायद शुरू करना, ये प्राइवेटाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति, अंतर्मुखी व्यापार नीति। अंतर्मुखी व्यापार नीति क्या है, हम अभी बात करेंगे। लास्ट सेक्शन में हम बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में डिटेल में, सिर्फ रिकॉलिंग लेवल पर दोबारा बात करेंगे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को त्याग कर दिया गया। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का एग्जांपल यह है कि हम पहले क्या करते थे कि विदेशी कंपनियों को यानी कि फॉरेन ओन्ड कंपनियों को भारत में नहीं आने देते थे, विदेशी मनी को भारत में, फॉरेन मनी को भारत में इन्वेस्ट होने नहीं देते थे, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी फॉलो करते थे कि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं वो लगभग बराबर रहेगा। इस वजह से हम कभी कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के इरादे से हैवी लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं पाए। तो इन सारी बातों को त्याग कर दिया गया, जिसे हम बोलते हैं इनवर्ड ट्रेड लुकिंग पॉलिसी को खत्म कर दिया गया या त्याग कर दिया गया। ठीक है। और एक बहुत चर्चित जर्नल छपता था, कहाँ से? मुंबई से। कब छपा ये? 26 जुलाई 1991 को। क्या नाम था? फ्री प्रेस जर्नल। बड़ी रिपुटेशन थी इसकी उस समय में। इसने एक न्यूज छापी कि पॉलिसी ओपन्स फ्लड गेट फॉर प्राइवेट सेक्टर। रिफॉर्म की बात। देखो 24 जुलाई को बजट पेश होता है, 26 जुलाई को ये न्यूज छपती है, जिसमें कि ये बोला जाता है कि पॉलिसी ओपन्स फ्लड गेट्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने ये इस भाषा में लिखा कि नीतियां जिन्होंने कि फ्लड गेट ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए। फ्लड गेट का मतलब, फ्लड गेट क्या होता है आपको पता है ना? जो डैम में गेट लगे होते हैं, जिसको अगर पूरी तरह खोल दिया जाए तो बाढ़ आ जाती है, उसी से इन्होंने तुलना करी। ये मानसिकता को भी दिखाता है कि इस समय इन लोगों का विचार क्या था कि हाँ, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो संतुलन है उस संतुलन को बना रहे। इसीलिए ये प्राइवेटाइजेशन को शायद थोड़े स्केप्टिकल नजर से देखते हैं, या सिर्फ लिखने का ढंग भी हो सकता है, हम कोई शक नहीं कर रहे हैं इन पे। ठीक है। बट भाषा क्या थी कि पॉलिसी ओपन्स फ्लड गेट्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। और 1991 के रिफॉर्म लागू कर दिए गए। आप हैं प्राइम मिनिस्टर राव, आप हैं फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह उस समय के। ठीक है। उन्होंने भारत को बदल दिया, चेंज इंडिया। और जून जुलाई 1991 में जो प्रमुख सुधार किए गए वो क्या थे? राजकोषीय स्थिरीकरण। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था उसको हम फिस्कल स्टेबलाइजेशन की ओर चले। फिस्कल स्टेबलाइजेशन, राजकोषीय स्थिरीकरण। सुधारों को शुरू करने के लिए राजकोषीय घाटे की कम करना आवश्यक था। जो 1990-91 में राजकोषीय घाटा कितना था? फिस्कल डेफिसिट कितना था? एक मिनट, राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट कितना था? 8.4%, जो कि बहुत ज्यादा है घाटा। आइडियली माना जाता है कि इस तरह के घाटे ये 2-3% के आसपास है तो ठीक है। हालांकि अभी भी 4% से ऊपर है, 5% के आसपास है। उसके पीछे दो लोग जिम्मेदार हैं, एक कोविड और दूसरे का मैं नाम नहीं ले सकता, यू अंडरस्टैंड। नहीं, मैं डिमोनेटाइजेशन नहीं कह रहा हूं, डिमोनेटाइजेशन तो एक फैक्टर मात्र है, आप और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है। सुधारों को शुरू करने के लिए राजकोषीय घाटे में कमी आवश्यक था, जो 1990-91 के दौरान 8.4% तक पहुंच गया था। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए ये कदम उठाए गए। कौन से कदम? पहला, एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। एक्सपोर्ट सब्सिडी में बजट से बहुत सारा पैसा दिया जा रहा था एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। पॉलिसी अच्छी थी, पॉलिसी का उद्देश्य अच्छा था, मे बी को लागू सही नहीं हो पाया हो कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को पैसा दिया एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, लेकिन उन्होंने इसको मैन्युफैक्चरिंग में लगाया और एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो इससे उनका लाभ तो बढ़ा, देश को फायदा नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में एक्सपोर्ट सब्सिडी को समाप्त कर दिया। सरकार अपने खर्चों को नियंत्रण करना चाहती थी, इसलिए उसने उर्वरक सब्सिडी को खत्म नहीं किया, फर्टिलाइजर सब्सिडी को खत्म नहीं किया, लेकिन उसका पुनर्गठन किया। वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, आंशिक पुनर्गठन किया। रैशनलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी।
घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को जो घाटे में चल रही हैं, उनके घाटे को पूरा करने के लिए सरकारी ऋण के रूप में बजट सहायता धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। देखो पहले क्या था कि सरकार एक कंपनी को बना के उसे चला रही है, भले वो घाटे में चलता रहे। ट्रेड यूनियन उसे बंद होने नहीं दे रहे हैं, सरकार की पॉलिसी भी नहीं है बंद होने की, क्योंकि ट्रेड यूनियंस में वो लोग थे जो लोग उन कंपनियों में जॉब करते थे और जिन्हें मोटी मोटी वेतन मिलते थे। ठीक है, मोटे मोटे वेतन मिलते थे। एक बड़ा फैक्टर ये ट्रेड यूनियंस थे, जिसमें कुछ एफ्लुएंट क्लास के संभ्रांत वर्ग के लोग थे जो मोटी मोटी सैलरी उठा रहे थे और काम नहीं करते थे और प्रोडक्शन में उनका ध्यान नहीं था। कई विचाराधीन लोग ये कहते हैं कि जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया गया था प्राइम मिनिस्टर नेहरू के दौर से, जिसे कंटिन्यू किया गया था मैडम गांधी के दौर में, जिन्हें बढ़ावा दिया गया था श्री राजीव गांधी जी के द्वारा, उनको फेल करने का जो एक बड़ा कारण था, उनमें ये एम्प्लॉयज थे। ये एम्प्लॉयज जो कुछ एफ्लुएंट क्लास के लोग थे, जिन्होंने पहले आईआईटीज में पढ़ाई करी और इन कंपनियों में पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने मजे से सैलरी उठाई और आराम से टाइम पास किया, और इन्होंने सही काम नहीं किया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाया और देश अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल नहीं पाया। सामाजिक आर्थिक जो अवसंरचना थी, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होते हैं सोशल इंफ्रा? जरा ध्यान से देखो, सब चीजें नहीं लिखी जा सकती। सोशल इंफ्रा का मतलब होता है स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी, पीडीएस सेंटर्स, ये सब सोशल इंफ्रा है। ये स्कूल, हॉस्पिटल, ये सोशल इंफ्रा है। आंगनवाड़ी, पीडीएस वाला इकोनॉमिक इंफ्रा है, आर्थिक और अवसंरचना का पार्ट है। इसके अलावा सड़क, आर्थिक में क्या आएगा सड़क, है ना, और तमाम तरह की इस तरह की व्यवस्थाएं। सोशल में और क्या आएगा? पीने के पानी, टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट, ये सब सामाजिक अवसंरचनाएं आएंगी। आर्थिक अवसंरचना के तहत हमने देखा पीडीएस, सड़कों का निर्माण, मंडियों का निर्माण, इन सारी चीजों पर व्यय को कम कर दिया गया, क्योंकि सरकार के पास अभी पैसा नहीं था। ठीक है, इसलिए अब वो अपने फिस्कल डेफिसिट को खत्म करना चाहती थी। अब इस स्लाइड में आपके लिए कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। अगर प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन आता है कि राजकोषीय स्थिरीकरण के लिए, यानी कि फिस्कल स्टेबलाइजेशन के लिए जून जुलाई 1991 में क्या प्रयास किए गए थे, तो आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अगर प्री मेंस में क्वेश्चन आए कि राजकोषीय स्थिरीकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए थे उस समय की भारत सरकार के द्वारा, तो आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तब आपके सामने विकल्प नहीं होंगे। आपको बताना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट सब्सिडी को खत्म कर दिया गया, उर्वरक सब्सिडी का रैशनलाइजेशन किया गया या पुनर्गठन किया गया, घाटे में चल रही पब्लिक सेक्टर कंपनियों को अब उनका घाटा पूरा करने के लिए पैसा देने से सरकार ने मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना पे जो सरकार का व्यय था, जिसमें व्यय कितना था और भ्रष्टाचार कितना था, उसके लिए आपको एक फेमस कोट याद रखना पड़ेगा। कोट अनकोट राजीव गांधी जी ने कहा था बुंदेलखंड में अपने एक भाषण के दौरान कि जब केंद्र सरकार 100 रुपए भेजती है तो 85 रुपए जमीन पर खर्च होता है, 15 रुपए जमीन पर खर्च होता है। 85 रुपए कहां जाता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, आजकल सच बोलने की कॉस्ट इतनी है कि लिंचिंग हो जाती है, तो टेकिंग नॉट सो सीरियस। 85 कहां जाते हैं उधर ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान दो कि सिर्फ 15 ही खर्च होते थे। मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। औद्योगिक नीति की क्या स्थिति थी? व्यापक औद्योगिक लाइसेंसिंग, जो पहले लाइसेंस राज के तौर पर लोगों को लिमिटेड लाइसेंस दिए जाते थे, उनको समाप्त करना था। लिमिटेड लाइसेंसिंग थी पहले कि हाँ, हर चीज में आपको नियंत्रण, सीमाओं का सामना करना पड़ता था। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली, जिसके लिए नए निवेशों के साथ साथ मौजूदा क्षमता के विस्तार के लिए सरकार की अनुमति यानी कि लाइसेंस की आवश्यकता थी, वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब अगर ये लिख के आए क्या पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, तो ध्यान देना, नहीं। करीब 6 सेक्टर ऐसे थे जहां पर लाइसेंस की आवश्यकता अभी भी थी, लेकिन पहले के 500 से ज्यादा जो सेक्टर थे, 500 से ज्यादा थे पहले, वो खत्म कर दिए गए। पर्यावरण,
प्रदूषण के सोर्सेस वाले और जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें थी जैसे मेडिसिन, ड्रग्स, उनकी एक छोटी सूची के लिए लाइसेंस की आवश्यकता अभी भी रह गई थी, विच इज ओके, है ना। ऐसा हर देश में होता है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। MRTP एक्ट का फुल फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में MRTP एक्ट डिटेल में पढ़ा है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि अगर आप सीधे इस लेक्चर में जंप कर रहे हो इट्स गुड, लेकिन साथ में पीछे वाले भी लेक्चर धीरे धीरे कवर करते चलो। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था, MRTP एक्ट के माध्यम से बड़े औद्योगिक घराने द्वारा निवेश और विस्तार नियंत्रण को अब समाप्त कर दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आरक्षित उद्योगों की एक सूची, इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए में भारी कमी की गई। पहले MSME के लिए एक लिस्ट थी जिसमें 80 से ज्यादा इकोनॉमी के सेक्टर्स थे, 80 से ज्यादा। पब्लिक सेक्टर के लिए 17, ठीक है, और 12 ऐसे सेक्टर थे जिनमें इनिशिएशन केवल गवर्नमेंट लेगी। उन चीजों पे अब ये 17 मतलब बड़ी इकोनॉमी वाले सेक्टर थे जिनमें ज्यादा इकोनॉमी कंट्रोल होता था, जो भारत की अर्थव्यवस्था में मोर देन 60% नियंत्रण रखते थे, मोर देन 60%। ये वो 17 इंडस्ट्रीज थी। इनमें कमी की गई कि गवर्नमेंट नियंत्रण या गवर्नमेंट के लिए आरक्षित उद्योग जो थे इनको कम करो, और अगर प्राइवेट सेक्टर इनको कंपटीशन दे सकता है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इन क्षेत्रों को खोलो जो कि पहले आरक्षित हुआ करते थे। चलिए और देखते हैं MSME की जो बात अभी हमने करी उसको भी देख लेते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो आरक्षित क्षेत्रों की सूची थी उसको डी लाइसेंस किया गया। मतलब MSME के लिए जो रिजर्व इंडस्ट्रीज थी जो करीब 800 से ज्यादा थी उनको घटाकर कम कर दिया गया और धीरे धीरे 2015 तक उन्हें शून्य कर दिया गया। मतलब अब MSME के लिए कोई भी सेक्टर रिजर्व नहीं है, यह है इसका एसेंस, ठीक है। विदेशी निवेश 1990 से जो पहले विदेशी निवेश को व्यापक रूप से अमित्र माना जाता था, सबसे पहले 1991 से पहले विदेशी निवेश को अमित्र माना जाता था। हमारे अंदर एक कॉलोनियल हैंगओवर था, कॉलोनियल हैंगओवर। ये शराबी भाई बहनें समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है, कॉलोनियल हैंगओवर का मतलब। जो नहीं समझे उनके लिए मैं बता देता हूं कि आपने ऐसा पहले कुछ झेला है जिसका डर आपके अंदर अभी भी है, ठीक है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर 1947 तक विदेशी पैसे और विदेशी कंपनियों से भारत के लोग इतना डर चुके थे कि अब वो विदेशी निवेश को दुश्मन के तौर पर देखते थे कि इसी वजह से हम गुलाम, इसलिए विदेशी पैसों को अमित्र माना जाता था 91 से पहले। लेकिन 91 आते आते हमें समझ में आ चुका था कि वो विदेशी निवेश और आपका विदेशी निवेश अलग हैं। अब अगर आप फॉरेन मनी को आने नहीं दोगे तो डेवलपमेंट प्रभावित होगा। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट फेरा 1973 में जो आया था, तारीखें थोड़ा ध्यान देते चलना चूंकि ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन पहले आया कौन बाद में, आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फेरा कब आया? 73 में। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1973 को एक नए कानून से रिप्लेस कर दिया गया। और वो कानून कब आया? 1999 में। उस कानून का नाम क्या था? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले उसे रेगुलेशन कहते थे, अब उसे मैनेजमेंट कहते थे। पहले रेगुलेशन के माध्यम से विदेशी मुद्रा को ना आने देने के लिए पॉलिसी बनाई जाती थी, कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती थी। अब उसे मैनेज करने के लिए, मैनेज करने का मतलब कि कितना पैसा किस सेक्टर में आने देना है, कहां पे रिस्क है तो उधर नहीं आने देना है, और जिन सेक्टर्स में फॉरेन मनी को प्रमोट करना है तो प्रमोशन के लिए फॉरेन मनी किस तरह से आए, फॉरेन मनी को किस तरह से और ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए। नए कानून में यह सब था। और इस तरह विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी भारत में संचालित हो सकती थी, उन पर प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। भारत में शामिल सभी कंपनियों को अब समान माना जाने लगा। कोई कंपनी चाहे फॉरेन हो
या इंडियन हो, अगर वो इंडिया में टैक्स दे के इंडिया में सामान बेचना चाहती है तो वो बेच सकती है। ठीक है, इसका मतलब बाबा जी यानी कि बाबा रामदेव यानी कि पतंजलि वो स्वदेशी के नाम पे जो धंधा कर रहे हैं, वो कुछ अर्थव्यवस्था की कम जानकारी वाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी। ये ऐसा कानून कहता है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कानून कहता है। ठीक है, व्यापार और विनिमय दर नीति, पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट रेगुलेशन, उससे संबंधित जो नीतियां थी, अब अपेक्षाकृत छोटी नकारात्मक वस्तुओं की एक सूची को छोड़कर सभी कच्चे माल, उत्पादन और पूंजीगत वस्तुओं के लिए आवश्यक अन्य आदानों को स्वतंत्र रूप से आयात पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। ध्यान दो, पहले क्या था कि अगर आपके पास एक फैक्ट्री है, पहले क्या था कि आपके पास एक फैक्ट्री है और अमेरिका से कोई रॉ मटेरियल, कहां से, यूएसए से या किसी भी देश से रॉ मटेरियल आप अपने फैक्ट्री में लगाना चाहते हो, तो इस रॉ मटेरियल को चूंकि आप विदेश से इंपोर्ट कर रहे हो तो इसे इंपोर्ट कंटेंट कहा जाता था, इंपोर्ट कंटेंट, और इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता था। तो इस तरह से एक छोटी नकारात्मक सूची कौन सी सूची थी कि उन वस्तुओं को इंपोर्ट आप अभी भी नहीं कर सकते थे जिनका हेल्थ में या पर्यावरण पर या जंगली जानवरों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है या कृषि पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन चीजों को छोड़कर आप सभी कच्चे माल का उत्पादन कर सकते हो, उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और आराम से उन्हें भारत पर आयात कर सकते हो, और इस तरह के कोई प्रतिबंध जो पहले थे वो समाप्त हो गए। अब आपको इन चीजों के लिए लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता नहीं है। गॉट इट? आयात पर मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, के साथ साथ सीमा शुल्क में धीरे धीरे कमी की गई। पहले तो ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है, देखो इंपोर्ट में क्या होता था कि अगर मान लो आप पेपर बनाने वाली 10 मशीन खरीदने की आपके पास लाइसेंस है, तो 10 से ज्यादा मान लो आप 20 मशीनें खरीदना चाहते हो तो आपको और लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसा नियम था पहले, तो उन्हें हम मात्रात्मक प्रतिबंध कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। मात्रा में प्रतिबंध कि 10 तक आप खरीद सकते हो, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर आप प्रतिबंधित हो। तो ये तो सब खत्म। और क्या खत्म कर दिया गया? सीमा शुल्क में धीरे धीरे कमी की गई। सीमा शुल्क का मतलब क्या है कि जो टैरिफ उस समय थे या इंपोर्ट ड्यूटीज थी, उस समय इंपोर्ट ड्यूटी वो पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी ताकि भारतीय लोग जो विदेश से ज्यादा सामान न खरीदें, तो उनको धीरे धीरे कम किया गया, रैशनलाइज किया गया। पहले किसी किसी प्रोडक्ट में 300% था, अब उनको कम कर दिया गया। अधिकतम कितना है? शायद 40% तक रह गया। ठीक है, जुलाई 1991 में रुपए का लगभग 24% अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। ये जो लोग अक्सर बोलते रहते हैं ना कि करेंसी में डिवैल्यूएशन जो है वो भारत की आन बान शान, इस टाइप की जो भाषाएं, वो सब नॉनसेंस है। ठीक है, इकोनॉमी में हमेशा दूसरी चीजों के संतुलन को ध्यान दिया जाता है। तो करेंसी में डिवैल्यूएशन किया गया, कितना? करीब 24%। और रूपी डॉलर के बीच का जो रिश्ता है इस समय वो फिर से चेंज हुआ। और साथ में और क्या किया गया? रूपी को चालू खाते में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया। ठीक है, पूंजी खाते में रुपया अभी भी आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। पूंजी खाते की अगर हम बात करें, कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, तो अभी भी पूरी तरह से रूपी परिवर्तनीय नहीं है। इस बात में आपको ध्यान देना था। कैसा है ये? आंशिक रूप से। चालू खाते में कैसा है? पूरी तरह से। अब आपको एक बात मेरे को बताओ, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है? करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमने ये वाली चीजें पढ़ी हैं। आप अगर पुराने लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। एक्चुअली लिबरलाइज रेमिटेंसेज स्कीम ये है कि चालू खाते के तहत भी थोड़े थोड़े जगह अभी भी परमिशन के स्कोप है, बट स्टिल हम उसे जो है करंट अकाउंट में फुली कन्वर्टिबल रूपी मानते हैं।
ये मानते हैं कि करंट अकाउंट में रूपी फुली कन्वर्टेबल है, मतलब कितना भी रुपया ले जाके आप उसे डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो, या कितना भी डॉलर भारत में लाके रुपया में आप कन्वर्ट करवा सकते हो, बशर्ते वो चालू खाते के तहत आता हो। जैसे कि विदेशी सामान खरीदने के लिए, विदेश में कोई आपको सामान खरीदने का मतलब कि वो सामान आप ट्रेड के इरादे से खरीद रहे हो, ठीक है। अगर वो कैपिटल अकाउंट में आता है तो कैपिटल अकाउंट में अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में आंशिक रूप से परिवर्तन है। कैपिटल अकाउंट के लिए तारापोर कमेटी क्या कहती है? तारापोर 2 बार इसमें कमेटी बनी है। ये कमेटी क्या कहती है? ये कहती है कि कैपिटल अकाउंट को धीरे धीरे से पूरी तरह से ओपन किया जाए, उसे भी फुली कन्वर्टेबल बनाया जाए, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म किए गए। हम लोग पढ़ रहे हैं एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म को एक एक चरणबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में एक कड़ी है कर सुधार। व्यक्तिगत आय कर की सीमा जो जून की दर जून में 56% थी, इसे घटाकर 40% कर दिया गया। मतलब पहले आयकर की जो अधिकतम सीमा थी वो 56% तक थी। मतलब अगर आप 100 रुपए कमाते हो, खासतौर पे जो हायर एंड की इनकम है, जैसे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, बड़े रईस लोग हैं, तो वो 56% तक इनकम टैक्स देने के लिए बाध्य थे। तक कहने का मतलब ये है कि अधिकतम दर था, किसी किसी का इससे कम भी था, सभी को 56% देना था, ये सच नहीं है। तो अब अधिकतम कितना बचा सुधारों के बाद? 40%। अब जो हाईएस्ट इनकम टैक्स होगा वो 40% होगा, और जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स थी वो 51.75% अधिकतम था तब, उसे घटाकर 46% कर दिया गया, कुछ कम किया गया। यहां भी सीमा शुल्क जो लगभग 200% था, शायद पीछे मैंने 300% बोला, वो 200% था, ठीक है, करेक्ट कर लेना, उसे घटाकर 65% तक कर दिया गया था। ध्यान देना दोनों बातें। सार्वजनिक क्षेत्र में और क्या क्या सुधार किया गया? रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म क्या किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को स्पष्ट संकेत दिया गया कि भविष्य में वो अपना विनिवेश करेंगी। विनिवेश करेंगी मतलब कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे अपने शेयर्स लिक्विडेट करेंगे, जिससे प्रमोट होगा क्या क्या प्रमोट होगा? प्राइवेटाइजेशन। ये सब बजट में ही सारे पॉइंट हैं, ध्यान देना। ये जो 24 जुलाई को डॉक्टर सिंह ने अपना बजट पेश किया, ये सारी चीजें उस बजट से आ रही हैं, ठीक है। सरकार ने घोषणा की कि घाटे में चल रहे पब्लिक सेक्टर यूनिट को वित्त पोषण के लिए बजटीय सहायता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, चाहे कंपनी घाटे में चल रही हो, इवन जब मैडम गांधी ने, एक बात मैं आपको बताता हूं, जब मैडम गांधी ने नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनीज किया था, मतलब कंपनियों को राष्ट्रीयकरण किया था, तो कई सारी घाटे में चलने वाली कंपनियां भी सरकार ने ले ली और उनको पैसा दिया कि इन कंपनियों को आप फायदे में किया जाए। सिक यूनिट्स को भी चलाने के लिए, सैलरी पाने के लिए क्या है, सैलरी पाने वालों के लिए क्या है, वो तो मजे कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन पे सरकार ने अब फैसला किया कि वो सरकारी कंपनियां, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो घाटे में चल रही, जिनको बजट से सहायता दी जा रही है, तो इन सहायताओं को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके तहत हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा। अच्छा, ये तो टैक्स के फील्ड में रिफॉर्म हो गया। वित्तीय क्षेत्र में क्या रिफॉर्म हुए वो भी देख लेते हैं। वित्तीय क्षेत्र में सुधार। बैंकिंग क्षेत्र में पहले क्या था कि लाइसेंसिंग की बड़ी दिक्कत थी, निजी क्षेत्र को लाइसेंस मिल ही नहीं रहा था। अब निजी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए लाइसेंस देना शुरू हुआ, ठीक है। ये बिना लाइसेंस के प्राइवेट बैंक भारत में चलेंगे ऐसा नहीं है, लाइसेंस की जरूरत होगी। मैंने बोला कि अभी कुछ एक सेक्टर्स हैं जहां पे लाइसेंस की आवश्यकता है। पूंजी बाजार में पारदर्शिता यानी कि कैपिटल मार्केट, जिसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। सेबी पहले एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी 1988 में आ चुकी थी, लेकिन पूंजी बाजार में पर्यवेक्षण और पारदर्शिता को लाने के लिए
एक स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए 1992 में सेबी को स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, वैधानिक शक्तियां प्रदान कर दी गई, मतलब सेबी एक्ट पास कर दिया गया। सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 पास कर दिया गया, जिसके बाद सेबी एक नॉट संवैधानिक बल्कि वैधानिक निकाय बन गया। कैपिटल मार्केट में पोर्टफोलियो निवेश के लिए खोल दिया गया, जिससे कि फॉरेन कंपनियां इसमें निवेश कर सकती थी। फॉरेन कंपनियां निवेश कर सकती थी किसके? FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और भारतीय कंपनियां, हाँ, पूंजी बाजार में पोर्टफोलियो निवेश के लिए खोला गया था और भारतीय कंपनियां ही विदेशों में इक्विटी शेयर जारी कर सकती थी। अब भारतीय जो कंपनियां थी वो विदेशों में इक्विटी जारी कर सकती थी, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार तक भारत की पहुंच बनी। भारतीय कंपनियां विदेश से पैसा भी उठाने लगी और विदेशी निक्षेपगार रसीद के माध्यम से भी विदेशों से पैसा, GDR, ADR, हमने इनके बारे में पीछे के लेक्चर्स में सब डिस्कस कर लिया है, पैसा भारत में आ सकता था। ठीक है, तो आप इकोनॉमी के लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए, किस तरह से रिफॉर्म हुई ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अच्छा, एक और चीज कि एक छोटा सा क्लिप है, 30 सेकंड आप इसमें देखेंगे तो आपको उसमें रिफॉर्म्स की कुछ रियलिटीज पता चलेंगी। आइए देखते हैं। By 1991, India kicked off a series of reforms to unleash its economy from the stifling rigidity of the socialist era. 25 years on, these reforms have given rise to fascinating forces. Manmohan Singh, the then finance minister, ended his budget speech of 91-92 with a quote from French novelist Victor Hugo. No power on earth can stop an idea whose time has come. He then went on to conclude with the declaration, "Let the whole world hear it loud and clear. India is now wide awake. We shall prevail. We shall overcome." The speech set the stage for the cleanest declared break from the past that India has seen on the economic. So this was ब्रीफ आइडिया, उस समय की कुछ क्लिप्स हैं जो कि हमारे पास आ जाती हैं, तो हम इनको देख के जनरल व्यूज जो अपना डेवलप करते हैं इसी संबंधित था। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड आप लोगों ने आई होप अपने नोट्स बनाए होंगे, साथ में नोट्स बनाते रहो। देखो, मेरे कोई भी सब्जेक्ट में आप नोट्स जरूर बनाओ, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, एंड देयर इज रीजन। एंड प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम चैनल आप हमारी PDF पा सकते हैं, वो चाहे इकोनॉमी के हों, साइंस टेक के हों, NCERTs के हों या एनवायरनमेंट के हों, जो सेशंस चल रहे हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट द नोटिफिकेशन इन एडवांस, बिकॉज हमारे लेक्चर की टाइमिंग कई बार चेंज होती है एंड तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिलेगा टेलीग्राम चैनल से भी, और बेटर होगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लीज डू, इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियोज़ ऑन डिफरेंट योर चैनल्स, व्हाट्सअप, टेलीग्राम एटसेट्रा। अपने दोस्तों को बताइए एंड प्लीज डू कम्युनिकेट अस, यू कैन राइट अस, आप हमें लिख सकते हैं अपना संदेश इस ईमेल पर। थैंक यू सो मच, प्लीज डू कमेंट ऑल्सो।